नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आपका जो वन दरोगा के लिए नया सिलेबस आया है उसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक दिया गया है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, इसके बारे में देख लेंगे। पहला जो टॉपिक है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है ना, ये एक रिपोर्ट टाइप की है। अब ये लगभग 160 पेज की रिपोर्ट है और अभी तक ये 3 बार आ चुकी है। मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना, इसको अभी तक 3 बार बनाया जा चुका है। तो वो इतना पूरी बुक के तरह है, इतना सब कुछ उसमें जो दिया है वो हमारे काम का है नहीं है। मैं आपको जितना यहाँ पे बताऊँगा उतने से ही क्वेश्चन आएगा। यदि आप कोशिश करेंगे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें तो ज्ञान तो आपको बहुत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन है ना वो हो सकता है ना सॉल्व हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने वर्ष 1983 में अपनी 15वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, इसको हम लोग शॉर्ट में NWAP बोलेंगे आगे, बनाने का निर्णय लिया। तो ये बनाता कौन है? इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। स्टार्ट हुआ था पहली बार जो NWAP 1 था वो 1983 में इसको बनाने का प्लान बनाया गया था। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि योजना को वर्ष 1983 में अपनाया गया और इसका कार्यान्वयन वर्ष 2001 तक किया गया। तो जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1 था, NWAP 1 जो यहाँ पे लिखा है, वो 1983 में बनाया गया और ये 2001 तक लागू किया गया। मतलब 1983 से 2001 इसका टाइम पीरियड था। अभी मैंने बताया कि अभी तक टोटल 3 NWAP बन चुके हैं। तो उसमें जो दूसरा है वो 2002 से 2016 तक के लिए बनाया गया था। और जो अभी इस समय चल रही है वो चल रहा है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 3। इसका कार्यान्वयन 2017 से 2031 के मध्य किया जाएगा। तो मतलब कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं कि हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए किन किन चीज़ों का आगे ध्यान रखना है, तो उसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया जाता है। तो अभी चल रही है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 3। अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट जो 3 राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है उसके बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्या है, वन्य जीव नियोजन में जलवायु परिवर्तन एकीकरण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी और वन्य जीव स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी 3 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना चल रही है, इसका जो प्राइमरी मोटो है वो ये है। क्या? अब ये इंग्लिश से हिंदी में मैंने इसको कन्वर्ट किया है तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट है ना अजीब लगेंगे। जैसे लिखा है जलवायु परिवर्तन एकीकरण, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। वन्यजीव नियोजन में जलवायु परिवर्तन एकीकरण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, कोस्टल एंड मरीन जो इकोसिस्टम है उसका प्रिजर्वेशन, मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी, मतलब जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको कम करना, और जो वाइल्ड लाइफ हेल्थ है ना उस पर ध्यान देना। ये आपको 4 पॉइंट इसके याद रखने हैं कि इन चीज़ों पे फोकस किया गया है जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 3 है उस पर। इस पे जो 2 पॉइंट और दिए हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आनुवंशिक विविधता संरक्षण और दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। तो ये जो NWAP 3 है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आनुवंशिक विविधता संरक्षण और दीर्घकालिक विकास। दीर्घकालिक विकास को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं या फोरसाइट डेवलपमेंट बोल सकते हैं।
इसका अगला पॉइंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादातर मैंने बताया कि आपका जो सिलेबस है वो थियोरेटिकल है, और पहली बार इस तरह का सिलेबस आया और पेपर भी बनेगा। 100 क्वेश्चन बनाने हैं इनको 26 टॉपिक में से। तो मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि जहाँ से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन बनाने के हिसाब से अच्छा है कि इसे 5 भागों, 17 विषयों, 103 संरक्षण गतिविधियों और 250 परियोजनाओं से बनाया गया है। ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान थर्ड जो 2017 से जो 2031 के लिए बनाया गया है उसकी बात हो रही है। 5 भाग, 17 विषय, इसको 17 थीम्स भी आप बोल सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि 17 थीम्स क्या हैं। 103 कंजर्वेशन एक्टिविटी है जो 250 स्कीम्स से बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान थर्ड अभी चल रहा है उसके 5 घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है एकीकृत वन्यजीव और आवास प्रबंधन को मजबूत बनाना और बढ़ावा देना। इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ जो है उसके जो आवास है ना उसका मैनेजमेंट को मजबूत बनाना और बढ़ावा देना, उनके आवास को जहाँ पे रह रहे हैं वन्यजीव। दूसरा है जलवायु परिवर्तन अनुकूल और भारत में जलीय जैव विविधता के एकीकृत सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो जलवायु परिवर्तन अनुकूल मतलब सुइटेबल फॉर क्लाइमेट चेंज, और भारत में जलीय जैव विविधता मतलब एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, उसकी एकीकृत सतत प्रबंधन, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। ये 5 घटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पांचों आपको हल्का सा दिमाग में होना चाहिए कि किसके बारे में बात की गई है। जो तीसरा है वो है पर्यावरणीय पर्यटन, प्रकृति शिक्षा और सहभागी प्रबंधन, सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? पर्यावरणीय पर्यटन, इको टूरिज्म यानी एनवायरमेंटल टूरिज्म, प्राकृतिक शिक्षा, सहभागी प्रबंधन। चौथा पॉइंट है वन्य जीव अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, तो जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च है ना उसको सुदृढ़ मजबूत बनाना, और वन्य जीव संरक्षण में मानव संसाधन विकास की निगरानी करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ना उसका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या योगदान हो सकता है उसकी निगरानी करना। पांचवा और आखिरी है भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए नीतियों और संसाधनों को सक्षम करना। जो भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं और जो संसाधन रिसोर्सेस हैं ना वो उनको सक्षम बनाना या उपलब्ध कराना। तो ये हो गए आपके 5 नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था जो थर्ड है उसके घटक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बोलिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगी, तो मैंने बताया कि एक नॉमिनल फीस में रखूँगा और आपको पूरे जो टॉपिक हैं 26 उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने नोट में लिखा है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, शॉर्ट में बोलते हैं IBWF। इसकी स्थापना वर्ष 1952। जो पहला वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था ना वो 1953 से आया था ना 1953 नहीं, ईयर में भूल गया, 1983। तो 1983 से 2001 के लिए आया गया, वो अलग बात है। यहाँ पे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कहाँ चला गया? हाँ ये है। अच्छा, ये इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी मैसूर के पूर्व राजा श्री जय चामराजा वोडेयार। तो मैंने इंग्लिश में रख दिया है, हिंदी में आप इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि इनकी अध्यक्षता में हुआ था। मैसूर के पूर्व राजा श्री जय चामराजा वोडेयार, इनकी चेयरमैनशिप में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? मैसूर के पूर्व महाराजा श्री जय चामराजा वोडेयार। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है टू रीइंफोर्स द नेशंस फेथ इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ
42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्न 2 सेक्शन जोड़े गए हैं। मतलब ये है कि जो भारत के जो फेथ है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, उसको दिखाने के लिए 42वां जो संविधान संशोधन है ना 1976 का, उसमें 2 सेक्शन जोड़े गए थे। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 48A, इसमें क्या बताया गया? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और उसमें बढ़ोतरी, इम्प्रूवमेंट मतलब उसको अच्छा करना है वातावरण को, और क्या? एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, वन और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना। ये DPSP में आता है। ये जो 48A है ना वो DPSP में है। 36 to 51 DPSP है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो 48A इसमें रखा गया है ये पॉइंट। और जो अनुच्छेद 51AG है, मतलब 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, उनमें से एक ये जी में ये रखा गया, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हिंदी में बता देता हूँ, आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश में ही इसमें अवेलेबल है, तो उसकी मैं आपको हिंदी बताता जाऊँगा, उस हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए। क्योंकि मैं सब की यदि इसको कन्वर्ट करके हिंदी में लिखूँगा ना, तो इतने अजीब अजीब शब्द बनेंगे कि आप हिंदी के स्टूडेंट होने के बाद भी हिंदी मीडियम से आप उसको समझने में बड़ा दिक्कत होगी। तो इंग्लिश में ही आप देखिए, और बस हिंदी में आपको बता दूंगा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या जोड़ा गया है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, इम्प्रूव मतलब सुधार लाना। किसमें? द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें सुधार लाना। तो उसमें क्या कहता है प्राकृतिक पर्यावरण में? फॉरेस्ट वन, लेक्स झीलें, रिवर्स नदियाँ, एंड वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और जीव जंतु जो है ना उनके लिए हमारे उनके लिए दया का भाव, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं रखना। अगला नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इज प्रिपेयर्ड। अब ये ENWAP शुरुआत में मैंने नहीं लिखा, वो यहाँ पे रख दिया है कि ये किस लिए बनाया गया है। तो लिखा है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इज प्रिपेयर्ड with a view to have a concerted approach to protection, conservation and management of wildlife throughout the country। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का जो मेन मोटो है कि किस लिए बनाया जाता है, वो इसलिए कि किसका? प्रोटेक्शन, बचाना, कंजर्वेशन, संरक्षण, मैनेजमेंट, प्रबंधन, किसका? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन का। देश जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है वो पूरे देश के लिए बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और शुरुआत में मैंने बताया कि किसके द्वारा ये बनाया जाता है। तो पूरे देश के लिए एक प्लान लाया जाता है कि जो जीव जंतु है ना उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनका बचाव हो सके और प्रबंधन हो सके सही तरीके से। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसके द्वारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL को कानूनी दर्जा, स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि NBWL को कानूनी दर्जा किसके तहत दिया गया है? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत दिया गया है। अगला पॉइंट है जो NWAP 3 है ना, उसके बारे में मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे, मतलब कुछ लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, वो अब मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो जो NWAP है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो तीसरा है 2017 से 2031 के लिए, तो इसको को प्रस्तुत किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन। वो उस समय क्या थे? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये थे। इसको शॉर्ट में ऐसे अंग्रेजी में लिखा जाता है मिनिस्टर ऑफ, M कैपिटल में और O स्मॉल, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट
एंड क्लाइमेट चेंज, MOFCC ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है। हर्षवर्धन जी के द्वारा इसको जारी किया गया था। अब मैंने यहाँ पे मटेरियल जो रखा है तो मैंने वो ज़्यादातर चीज़ें मतलब ढूंढ के लिखनी पड़ती हैं ना, कि पढ़ना भी ज़्यादा ना पड़े और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो ये हो गया कि इसके द्वारा जारी किया गया। दूसरा है जो NWAP3 है ना, इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। जैसे हमारे संविधान बनाया गया था, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी होती है ना। ड्राफ्टिंग का मतलब वो फ्रेम किस तरह से करना, क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे श्री SS बिष्ट, इनका नाम आपको याद रखना है। और इसमें एडिटिंग भी होती है कि पहले एक बार बन गया, फिर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको एडिट करने के लिए दिया जाता है। तो एडिटिंग किसको की, किस मतलब उस ड्राफ्ट की एडिटिंग किसने की थी? श्री विवेक मेनन, इनका नाम याद रखना है। तो अभी तक 3 नाम आ गए, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री SS बिष्ट और श्री विवेक मेनन। और एक नाम आपको और याद रखना है कि इसको बनाने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी NWAP3 के लिए, तो उसके चेयरमैन कौन थे? श्री JC काला, इनका नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमको लगता है इन चारों नामों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्हीं का नाम है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो NWAP3 है उसको बनाने के लिए कुल 8 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग 24 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में, और अंतिम मीटिंग 19-20 फरवरी 2016 को शासन गिर डिस्ट्रिक्ट में है। जो गिर यहाँ पे लिखा है ना, वो गिर डिस्ट्रिक्ट है। गिर फॉरेस्ट है ना, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, तो गिर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ के शासन में हुई थी। तो ये आपको इतने पॉइंट तो हो गए, कुछ लोगों के नाम और ये कितनी मीटिंग हुई और कब इसको फाइनलाइज किया गया। अब मैंने अभी बताया था कि NWAP3 में 17 विषय थे, उसको इंग्लिश में थीम्स भी बोला गया है। तो ये जो रिपोर्ट है वो इंग्लिश में है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा है। पूरे 17 मैंने यहाँ पे इसके विषय लिखे हैं ये। तो चलो देखते हैं क्या क्या इनको रखा गया। आप हल्का सा इसका ओवरव्यू बस रखिए। तो पहला क्या, स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसको मजबूत करना और उसको बढ़ाना। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ये मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे नेशनल पार्क्स हैं, तो इनमें प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है कि आप इतने एरिया तक क्या कर सकते हैं, इतने तक क्या कर सकते हैं। तो अलग तरह के जोन होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अलग इसमें 26 जो टॉपिक है ना, उसमें इसी के बारे में सब घूमता रहा है। सब जो टॉपिक हैं वो इंटर रिलेटेड है, तो सब हम लोग एक ही जगह नहीं पढ़ते। चलो अगला दूसरा पॉइंट देखते हैं, लैंडस्केप लेवल अप्रोच फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो लैंडस्केप लेवल अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे जैसे लैंडस्केप का मतलब होता है ज़मीन चेंज होती रहती है ना, उस हिसाब से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अप्रोच बनाना। ज़मीन के आधार पे किस तरह से मतलब, क्योंकि सभी जगह ना, जैसे पहाड़ हैं, जंगल हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप एरिया ज़्यादा बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। लेकिन जो प्लेन मैदान है जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उतना बनाना मुश्किल नहीं होता है। चलिए अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इन वाइल्ड लाइफ प्लानिंग। तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसको भी वाइल्ड लाइफ प्लानिंग में लाना। शुरुआत में मैंने बताया था कि इस बार क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखा गया है। मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म इन वाइल्ड लाइफ एरियाज, तो जो वाइल्ड लाइफ एरियाज है ना, उनमें टूरिज्म का भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, तो उससे जो वाइल्ड लाइफ होती है जंगलों की, वो प्रभावित होती है। तो वो कम से कम प्रभावित हो, और लोग वहाँ पे गंदगी भी फैलाते हैं, तो इस सब को मैनेज किया जाना चाहिए। 5वां पॉइंट क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट यदि कानून बना देगी, लेकिन फॉलो तो लोगों पे ही अप्लाई करना है। तो जब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, तभी इसको सही तरीके से लागू किया जा सकता है। कंजर्वेशन अवेयरनेस एंड आउटरीच, वही है कि लोगों में जो वन्य जीव संरक्षण है ना, उसके बारे में जागरूकता बनाना, और एंड आउटरीच मतलब इसकी पहुंच को बढ़ाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
इसके बारे में पता हो। अगला 7वां पॉइंट है कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। पोचिंग होती है ना, शिकार, एंड इलीगल ट्रेड और अवैध जो व्यापार होता है वन्य जीवों का, उस पर कंट्रोल करना। 8वां है वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट। जंगली जानवर है ना, उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल करना। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। 9वां पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो जो जीव जंतु है ना, उनकी कई सारी कैटेगरीज एक रेड डेटा बुक होती है IUCN की। तो उस हिसाब से जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, मतलब जिनकी संख्या कम हो रही है और वो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए हैं, तो उनके कंजर्वेशन। मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। मिटिगेशन मतलब होता है कम करना। तो जो मैंने बताया ना कि मानव वन्य जीव के बीच में जो झगड़ा है ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसा होता है ना कई बार कि या तो जंगल में कोई जा रहा है घूमने, मतलब गए लोग उस, तो कई बार उसमें जानवर हमला कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि देखा होगा कि शहरों में कहीं पे बाघ और चीते कोई घुस गए। चीते तो खैर अपने आए नहीं, बाघ हो गए, हाथी हो गए। तो ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको कम करना। 11वां है कंजर्वेशन ऑफ इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। इनलैंड एक्वेटिक सिस्टम क्या होता है? इक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। इकोसिस्टम मतलब होता है इकोसिस्टम की हिंदी क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, तो इनलैंड इक्वेट का मतलब होता है कि जो समुद्र के अलावा नदियों, झीलों, तालाबों, उसका जो एक्वेटिक सिस्टम है उसका कंजर्वेशन। अगला है कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स। अब ये आ गया कि जो तटीय हैं और समुद्री इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र है, उनका संरक्षण। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनको बढ़ाना, मतलब ज़्यादातर अभी कम लोग हैं ना, तो उनकी संख्या बढ़ाना। तो ज़्यादा लोग होंगे तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आसान होगा। 14वां पॉइंट दिया है स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। रिसर्च को मजबूत करना और मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और रिसर्च भी टाइम टाइम से होना चाहिए कि नए नए तरीके हम लोग खोज सकें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। अगला पॉइंट है इम्प्रूविंग कंप्लायंस ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस। मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक मतलब लोकल जो कानून हैं राज्य के या केंद्र के, और जो इंटरनेशनल कानून है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, उनमें तालमेल लाना, कि एक तरीके से ही बनाना कि उससे मैच करें। अगला है 16वां इंश्योरिंग सस्टेन्ड फंडिंग फॉर वाइल्ड लाइफ सेक्टर। ये तो बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए आपको फंडिंग की, पैसे की तो ज़रूरत होगी, तो कंटिन्यूसली होती रहे, इसको इंश्योर करना। आखिरी मतलब 17वां जो पॉइंट है इंटीग्रेटिंग नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान विद अदर सेक्टोरल प्रोग्राम्स। तो जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना, उसको अन्य प्लान्स के साथ में इंटीग्रेट करना, जिससे कि एक साथ कई चीज़ें हम लोग चला सकें। तो ये हो गए 17 थीम्स या विषय जो वाइल्ड लाइफ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, NWAP नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, NWAP 3 जो चल रहा है, उसके वो 17 थीम्स हो गई। अब इसमें NWAP जो 3 है ना, उसकी 10 हाईलाइट्स भी हैं। आप इसको देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, सर्च करोगे तो PDF भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने वो पॉइंट रखे हैं जो आपके ज़रूरी हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें जो इसमें बच गई हैं। आखिरी इस वीडियो का आखिरी टॉपिक यही है, हाईलाइट ऑफ NWAP 3। जो बच जाएगा वो मैं अगले वीडियो में करा दूँगा। तो हाईलाइट्स क्या हैं, मतलब मुख्य बिंदु क्या हैं? तो 10 बिंदु बताए गए हैं, तो हम लोग पहला देखते हैं। पहला ये लिखा हुआ है फॉर ईज ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन द न्यू प्लान हैज़ बीन ड्राफ्टेड ऑन सिमिलर लाइंस एज ऑफ NWAP। बोल रहा है कि मॉनिटर मतलब होता है, अब हिंदी हर चीज़ की ना दिमाग में आती नहीं है मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन। मॉनिटर मतलब होता है कि देखभाल करना एक तरीके से, और इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएट करना।
इसकी आसानी के लिए जो नया प्लान बनाया गया NWAP3 उसको सिमिलर लाइन पे बनाया गया, किस पे, NWAP2 पे। और क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हेडलाइंस ऑफ NWAP2 हैव बीन रिटेन्ड एज सच। ज़्यादातर हेडिंग्स और चैप्टर्स जो है ना वो ऐसे ही रखे गए हैं। और क्या बोला है, हाउ एवर इन व्यू ऑफ चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज अ फ्यू चैप्टर्स हैव बीन मॉडिफाइड एंड फ्यू न्यू वंस हैव बीन एडेड। बोला कुछ चैप्टर्स मॉडिफाई किए गए हैं और कुछ चेंज किए गए हैं, क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया कि जो NWAP3 है वो NWAP2 की जो उसी की तरह बनाया गया है, और कुछ चैप्टर इसमें जोड़े गए हैं और कुछ चैप्टर्स में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए हैं नई ज़रूरतों के अनुसार। आगे अब हम लोग देखते हैं दूसरा हाईलाइट क्या है। द प्लान इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट इसेंशियल प्रोसेसेस दैट आर गवर्नड और स्ट्रांगली मॉडरेटेड बाय इकोसिस्टम्स आर इसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोल रहा है, द प्लान इज बेस्ड ऑन द प्रोमाइज दैट इसेंशियल प्रोसेसेस दैट आर गवर्नड और स्ट्रांगली मॉडरेटेड बाय इकोसिस्टम्स। बोल रहा है कि जो प्रोसेसेस गवर्नड मतलब जिनकी निगरानी हो रही है, और स्ट्रांगली मॉडरेटेड बाय इकोसिस्टम्स जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके द्वारा स्ट्रांगली उसकी ज़रूरत है, आर इसेंशियल फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ और दूसरे एस्पेक्ट मतलब ह्यूमन सर्वाइवल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उन पे ध्यान रखना। इट आल्सो कीप्स इन फोकस दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर एंड इट्स मैनीफोल्ड कंपोनेंट्स। बोल रहा है कि इसमें जो नेचर है ना उसको उसके रूप में रखने की कोशिश की गई कि कम से कम हम लोग जो प्राकृतिक वातावरण है उससे छेड़छाड़ न करें। अगला क्या लिखा है, काफ़ी लंबा पॉइंट है ये। The maintenance of these ecosystems, which can be termed as life support systems, is considered vital for all societies regardless of their stage of development। तो बोल रहा है कि मेंटेनेंस की भी बात की गई इकोसिस्टम्स की। मैंने बताया ना कि जब इकोसिस्टम डैमेज होते हैं तो उससे इकोसिस्टम से संबंधित जो जीव जंतु हैं वो बहुत तेज़ी से प्रभावित होते हैं, तो उनका मेंटेनेंस करना। तो क्या बोल रहा है कि ये जो इकोसिस्टम्स है ना ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, कि मतलब जीव जंतु जो है ना ज़्यादातर वो किसी निश्चित इकोसिस्टम परिस्थितियों में ही रह सकते हैं। इज कंसीडर्ड वाइटल फॉर ऑल सोसाइटीज रिगार्डलेस ऑफ दियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो इकोसिस्टम है ना वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो बोल रहा है कि वो किस कंडीशन में इसको आप छोड़ भी दो, लेकिन सभी इकोसिस्टम्स को है ना उनका मेंटेन करना है, जिससे कि ज़्यादातर जीव जंतु हैं वो प्रभावित ना हो। तीसरा जो हाईलाइट है, इट आल्सो एम्फेसाइजेज ऑन 2 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन। बोल रहा है कि यह जो प्राकृतिक वातावरण है उसके जो सुरक्षा के लिए 2 अदर एस्पेक्ट पे भी बल देता है, जोर देता है। क्या देता है, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक विविधता है, अब जेनेटिक का मुझे हिंदी नहीं आ रही है, जेनेटिक की जो डाइवर्सिटी विविधता है उसका संरक्षण, और क्या बोला, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स। जो सस्टेनेबल है ना उसका वर्ड में मतलब बता देता हूँ, बहुत यूज होगा। सस्टेनेबल को हिंदी में बोलते हैं सतत, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें हमको नेचर से मिली हैं उनका उस तरह से उपभोग करें कि वो नियर फ्यूचर में एग्जॉस्ट ना हो, क्योंकि उससे हमारी आगे वाली पीढ़ियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और उससे रिलेटेड जो जीव जंतु हैं वहाँ पर रह रहे हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। जिसको सस्टेनेबल बोलते हैं कि आपको जितनी ज़रूरत है उससे मतलब कम से कम कोशिश करो कि नेचर को डिस्टर्ब करो। तो ये है, तो ये लिखा है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स। तो जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज मतलब क्या बोलते हैं, स्पीसीज जीवों की जो प्रजातियां हैं
और जो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र है उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, विच हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन आर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। तो बोल रहा है कि क्योंकि इस पर हमारे जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो डायरेक्टली आधारित है, और ये जो इकोसिस्टम्स हैं वो मिलियंस ऑफ रूरल ग्रामीण जो आबादी है उसको सपोर्ट करते हैं। चौथा जो हाईलाइट है वो है द प्लान एडॉप्ट्स अ लैंडस्केप अप्रोच इन कंजर्वेशन ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ। जो ये प्लान है वो सभी तरह के जंगली जीवों के संरक्षण के लिए लैंडस्केप अप्रोच अपनाता है। मैंने बताया ना लैंडस्केप अप्रोच अभी। दैट मीन्स इसका देखो मतलब भी लिखा है कि अनकल्टिवेटेड फ्लोरा एंड अनडोमेस्टिकेटेड फोना। फ्लोरा फोना तो पता ही होगा, फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे और फोना मतलब होता है जंतु। तो अनकल्टिवेटेड फ्लोरा मतलब अनडिस्टर्ब्ड एरियाज है ना, उनकी बात हो रही है। तो ऐसे वन जो अनडिस्टर्ब्ड हैं और ऐसे फोना जंतु जो अनडोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड मतलब जो घरेलू होते हैं और अनडोमेस्टिकेटेड मतलब जो घरेलू नहीं है जंगली हैं, ऐसे जीव जंतु क्या बोले दैट हैव एन इकोलॉजिकल वैल्यू टू इकोसिस्टम एंड टू मैनकाइंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे अकर। तो बोल रहा है कि ऐसे जो फ्लोरा फोना है ना उनकी रक्षा करना, क्योंकि जो इकोसिस्टम है ना उसके लिए वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखा है ना हैव एन इकोलॉजिकल वैल्यू एंड टू मैनकाइंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे अकर। तो ये इकोसिस्टम और इंसान के लिए भी ज़रूरी हैं और इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ पे हैं। मतलब कह रहा है कि सभी जगह ध्यान देना है इस बात में। अगला पांचवा पॉइंट है इट अकॉर्ड्स स्पेशल एम्फेसिस टू रिकवरी ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उसकी रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देता है, वाइल्ड कंजर्विंग दियर हैबिटेट्स। बोल रहा है कि जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनका जो हैबिटेट है मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं, नेचुरल जो रहने का स्थान है, उनको कंजर्व करना, विच इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल, इनलैंड, एक्वेटिक, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। तब ये सभी जगह रह सकती हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज मतलब अलग अलग जगह से भी, कहीं से भी हो सकती हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, इनलैंड एक्वेटिक मतलब समुद्र के अलावा जो नदियाँ, तालाब, झीलें होती हैं वहाँ पे जो रहते हैं। कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे, और मरीन इकोसिस्टम मतलब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कहीं पे भी रह सकते हैं। छठवां पॉइंट है इट टेक्स नोट ऑफ कंसर्न्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ऑन वाइल्ड लाइफ। मैंने बताया ना कि क्लाइमेट चेंज का जो वाइल्ड लाइफ पे प्रभाव हो रहा है उस पे भी ये ध्यान देता है। क्या NWAP थ्योरी बाय इंटीग्रेटिंग एक्शंस टू बी टेकन फॉर इट्स मिटिगेशन एंड एडॉप्शन इनटू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लानिंग। मतलब ये है कि ऐसे एक्शन लिए गए हैं जिससे क्या हो सके, कम हो सके क्या वाइल्ड लाइफ जो है ना वो उस पर असर जो है वो कम हो सके। तो इस तरह से हमको वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है। जो सातवां पॉइंट है वो भी देखो काफ़ी बड़ा है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। मैंने बताया ना कि बस अब हल्का सा 2-3 बार इनको देख लीजिए। सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है इट अंडरलाइंस द फैक्ट दैट डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बोल रहा है कि यह इस बात पे भी ध्यान देता है कि इंडिया दुनिया के 17 जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले देश हैं, लिखा है ना 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, उसमें आता है। क्या बोला नेशनल प्लानिंग हैज़ नॉट टेकन सीरियस नोस। जो नेशनल प्लानिंग है ना उसने अभी उतना सीरियसली इसमें की नहीं गई है। क्या एडवर्स इकोलॉजिकल कंसेंसस ऑफ रिडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाइल्डनेस एरियाज, कि जो वन्य जीवन है ना उस पे जो वो कम हो रहा है और उस वो जो ख़राब हो रहा है उसके जो बुरे प्रभाव हो सकते हैं ना उसको अभी जो हमारी नेशनल प्लानिंग है ना उसमें सीरियसली लिया नहीं गया है। क्या लिखा है फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ पॉपुलेशन कमर्शियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो ये प्रभावित कहाँ से हो रहे हैं, पॉपुलेशन की वजह से, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, और
डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं ना, इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं ना, इस बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। क्या लिखा? अकॉर्डिंगली द प्लान हैज ब्रॉट टू फोकस द अलार्मिंग इरोजन ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज कंप्राइजिंग ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, वेटलैंड, कोस्टल एरियाज एंड हैबिटेट्स, एरिड लैंड्स एंड डेजर्ट्स। तो सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि जो प्लान है ना, वो फोकस में क्या ला अभी क्या बोल रहा है? अलार्मिंग इरोजन ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। द प्लान हैज ब्रॉट टू फोकस द अलार्मिंग इरोजन ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज, जो हमारा प्राकृतिक संपत्ति है ना, उसका बहुत तेज़ी से इरोजन हो रहा है। तो इस पे भी प्लान फोकस कर रहा है। अब नेचुरल जो प्राकृतिक संपत्ति है उसमें रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन ये सब आते हैं। वेटलैंड, कोस्टल, मरीन हैबिटेट्स एंड एरिड लैंड्स, डेजर्ट्स। आठवां जो हाईलाइट है, लिखा है द प्लान अंडरस्कोर्स द इंक्रीजिंग नीड फॉर पीपल्स सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो ये NWAP थ्योरी है ना, इसमें ये बोला जा रहा है कि लोगों का भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। एंड टू दिस इफेक्ट रिकमेंड्स स्ट्रेंथनिंग द कोर बफर मल्टीपल यूज सराउंड स्ट्रक्चर विद हायर इनपुट्स फॉर इको डेवलपमेंट, एजुकेशन, इनोवेशन, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, कंजर्वेशन, अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। इतना बड़ा है एक सेंटेंस, वहाँ से शुरू हुआ है। पीपल्स सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एंड इसके बाद देखते हैं टू दिस इफेक्ट रिकमेंड्स। तो बोल रहा है कि इसके लिए क्या रिकमेंड कर रहा है? क्या? स्ट्रेंथनिंग द कोर बफर मल्टीपल यूज सराउंड। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ना, उसमें कोर पहले होता है। कोर मतलब बीच का, जैसे ना पृथ्वी है तो कोर एरिया, फिर बफर एरिया, उसके बाद बाहर का जो एरिया होता है ना, वो मल्टीपल यूज सराउंड स्ट्रक्चर। इसको फॉलो करने की बात कर रहा है कि इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें विद हायर इनपुट्स फॉर इको डेवलपमेंट। बाकी ये सब लिखा है कि किस किस के लिए आप उसको बाहर वाले स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इको डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, इनोवेशन, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, कंजर्वेशन, अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। आगे क्या लिखा है? वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैव रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन दिस प्लान। तो जो वाइल्ड लाइफ हेल्थ है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसको भी इस प्लान में ध्यान दिया गया है। लास्ट के 2 बचे, उनको भी देख लेते हैं। आप इतने लंबे लंबे जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, उससे आपको भयभीत नहीं होना है, बस माइंड में रखना है। कई बार आप रिवाइज करोगे कि 10 पॉइंट्स कौन कौन से दिए गए हैं, तो इस हिसाब से बस एक ओवरऑल रहेगा। इतने बड़े बड़े पूछे, कोई कन्वेंशनल हम लोगों को क्वेश्चन आंसर थोड़े लिखने हैं, MCQ के फॉर्म में आएंगे क्वेश्चन, बस आपको दिमाग में रखना है। तो 9वां पॉइंट क्या दिखा है? मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म इन वाइल्ड लाइफ एरियाज विद रिलेटेड फ्लोबैक मैकेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड स्टाफ वेलफेयर हैज अंडरगॉन अ रीओरिएंटेशन इन दिस प्लान। तो क्या बोल रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ एरियाज है ना, उसमें टूरिज्म को ध्यान में रखा गया है विद, क्या लिखा है? विद रिलेटेड फ्लोबैक मैकेनिज्म। फ्लोबैक मैकेनिज्म कुछ होगा ना, उसको इसमें ध्यान में रखा गया है। और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड स्टाफ वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना और जो इसके लिए लोग काम कर रहे हैं ना, उनका वेलफेयर भी है ना, इस प्लान में शामिल किया गया है। और 10वां जो हाईलाइट है, बस लास्ट है, द प्लान इज अलाइव टू कम्युनिटीज इन हैबिटिंग एक साथ है ये फॉरेस्ट लैंड्स। मतलब प्लान उन लोगों को ध्यान में रखता है कि जो इनहैबिटिंग फॉरेस्ट लैंड, जंगलों में रह रहे हैं लोग, उनकी भी ध्यान में रखा। एंड अदर वाइल्डरनेस एरियाज टू बी ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली इन लाइट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो जो उनके अधिकार हैं, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के आधार पे, उसमें जो कानून दिए गए उसके आधार पे उनको ट्रीट करना,
कीपिंग इन माइंड दियर inadequacy ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन नेचुरल बायोमास रिसोर्स। अब जो जंगल में लोग रह रहे हैं आदिवासी, तो वो तो रिसोर्सेज के लिए जंगलों में पे ही डिपेंड है, तो उनके जो अधिकार है ना वो भी अनन्ना हो, उसको भी इसमें ध्यान में रखा गया है। तो ये हो गया आपकी 10 हाईलाइट। 40 मिनट का वीडियो हो गया है। आप पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपने नोट्स खुद से बनाइए। आपको PDF चाहिए तो मैं बताया ना कि आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आगे उससे प्रोसेस क्या हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।